हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और इस लॉकडाउन के समय जो आपको समय मिला है इसमें आप लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने आपका साइंस का पहला चैप्टर जो है क्रॉप प्रोडक्शन शुरू किया था और उसमें हमने आप लोगों को प्रैक्टिस ऑफ फार्मर में 3 प्रैक्टिस अभी तक हमने बता दी थी आपको, जिसमें एक था सॉइल प्रिपरेशन का और उसके बाद में सोइंग था। सोइंग के बाद में हमारे पास इरिगेशन आपका जो है टॉपिक है वो चल रहा है। इसी सीरीज में हम इरिगेशन के अंदर सोर्स ऑफ इरिगेशन तक हम पहुंच चुके थे और इस सोर्स ऑफ इरिगेशन में आज हम बताएंगे कि इरिगेशन के कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिनका यूज़ होता है और फिर मॉडर्न मेथड्स के ऊपर हम अब डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हमारा चैप्टर जो है आज ये फिनिश हो जाए ताकि आप लोगों को करने के लिए एक्सरसाइजेज मिल जाएं। और इस चैप्टर में आप इसके वीडियोस को जितनी बार देखेंगे उतनी बार ही आपको समझ में आएगा और इस चैप्टर को अच्छे समझ लेने के बाद ही आप लोग एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेसन को फिनिश होने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपने आज के सेशन में। तो हमारा टॉपिक था सोर्स ऑफ इरिगेशन। क्रॉप्स आर सप्लाइड वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक आपको पता है कि फसल को खेत में बोने के लिए, सिंचाई के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपकी नदियां हैं, नहर हैं, कुएं हैं, ट्यूबवेल्स हैं, डैम हैं, पॉन्ड हैं, लेक हैं और रेन को भी हम सोर्स ऑफ इरिगेशन के रूप में काउंट करते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स लिफ्ट अप बाय डिफरेंट मेथड्स। और आपको पता है कि कुओं से, झीलों से और नहरों से पानी निकालने के लिए हम विभिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिन्हें हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन कहते हैं। इनमें हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं। पहला है मोट पुली सिस्टम, दूसरा है आपका चेन पंप सिस्टम, तीसरा है ढेकली सिस्टम और चौथा है राहत लीवर सिस्टम। सबसे पहले आता है आपका मोट सिस्टम। मोट सिस्टम ऑफ इरिगेशन क्या है आपका? इस मोट सिस्टम ऑफ इरिगेशन में वाटर को, हम पानी को निकालते हैं कुएं से बाय यूजिंग अ बिग कंटेनर, बड़े बड़े बर्तनों के द्वारा, टाइड टू ए लॉन्ग रोप, जिसको एक लंबी सी रस्सी से बांधा जाता है, विच मूव्स ओवर ए पुली, और वो रस्सी एक पुली के ऊपर घूमती है, फिक्स एट वन एज ऑफ द वेल, जो कि कुएं के एक सिरे में बंधी हुई होती है। यहाँ से आप देखें, ये देखिए, ये बंधी हुई है और इसमें ये देखिए एक कंटेनर बंधा हुआ है और इस कुएं के साथ में ये एक नाली बनी हुई है जो खेतों तक जाती है और इसको इस बैल के द्वारा खींचा जाता है और जैसे ही पानी बाहर ये निकल के आता है कंटेनर भर के, इसको यहाँ उड़ेल दिया जाता है और इससे जो है ये पानी जो है नालियों के द्वारा होते हुए खेतों में पहुंचता है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा सिस्टम आता है वो आता है आपका चेन पंप। चेन पंप जो है वो इज एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम ए सोर्स ऑफ वाटर। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पानी को वाटर सोर्स से लिफ्ट किया जाता है, जैसे कि स्ट्रीम है, छोटे छोटे झरने हैं, तालाब हैं या झील हैं, सो एज टू प्रोवाइड इरिगेशन द फील्ड, और इस प्रकार से वो खेतों को सींच देते हैं। एक चेन पंप कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज व्हील्स। एक चेन पंप के अंदर 2 बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, पहिए जैसे होते हैं। वन फिक्स एट द लोअर लेवल ऑफ वाटर, एक जो है वो पानी के नीचे वाले स्तर पर फिक्स होता है, एंड अदर फिक्स एट द हायर लेवल अबव द फील्ड, और खेत के ऊपर एक फील्ड पर ऊंचाई पर जो है एक पहिया फिक्स रहता है। द टू व्हील्स आर कनेक्टेड बाई ए चेन। इन दोनों की दोनों पहियों को एक चेन के द्वारा जोड़ दिया जाता है, पासिंग ओवर देम, जो उनके ऊपर चलती है। ऑन द चेन आर हंग स्मॉल बकेट्स, और उसी चेन पे छोटी छोटी सी बकेट टंगी होती हैं। बिलो द बॉटम व्हील इज द सोर्स ऑफ वाटर। नीचे वाली बॉटम व्हील जो होता है वो पानी के स्रोत तक जाती है, जैसे झरने तक, तालाब तक, झीलों तक। फ्रॉम विच द वाटर इज टू बी लिफ्टेड अप टू द फील्ड, जहां से पानी को खेतों तक लाया जाता है। ए हैंडल इज अटैच टू द एक्सल ऑफ द अपर व्हील। ऊपर वाले व्हील के एक्सल पर एक हैंडल लगा दिया जाता है। व्हेन द हैंडल अटैच टू द अपर व्हील रोटेटेड बाय द फार्मर, और जब उस हैंडल को किसान घुमाता है, द व्हील कनेक्टेड बाय द चेन, तो पहिया जो चेन से जुड़ा हुआ होता है स्टार्ट टर्निंग, वो घूमना शुरू कर देता है। व्हेन द लोअर व्हील टर्न्स, और जब नीचे वाली व्हील टर्न करती है, द बटन अटैच टू द चेन, चेन से जुड़ी हुई जो बकटें होती हैं वो नीचे पानी में डूब जाती हैं और फिर वो घूमती हुई आकर के उससे बाहर आती हैं पानी से। द मूविंग चेन लिफ्ट्स दीज बकेट्स फिल्ड विद वाटर अप टू द अपर, और फिर ये बकेट ऊपर तक आती हैं।
ये देखिए, ये यहाँ पर आपके पास में लोअर लेवल की ये आपके पास पुली दी हुई है और ये अपर लेवल की है। खेत के पास में यहाँ तक चेन में बकेट टंगी है। जब इस लीवर को घुमाया जाता है तो उसको घुमाने से क्या होता है कि चेन है ये आपकी, ये देखिए किस तरह से आ रही है। यहाँ से बकेट खाली आई, आने के बाद ये गई नीचे 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 नीचे, आने के बाद देखिए पानी के अंदर डिप हुई, डिप होकर यहाँ फिल हो गई, और फिल होने के बाद यहाँ से फिर ये ऐसे ऊपर चलती है चलती है चलती है। सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बता गया हूँ। ये इस तरह से है आपका, यहाँ से बकेट चलती है आपकी, ये चलती है अपर व्हील है, यहाँ से ये खाली बकेट आई, इस तरह से आई, ऐसे आने के बाद ऐसे आने के बाद ऐसे आने के बाद यहाँ पानी में डिप हुई, डिप होने के बाद फिर ये ऊपर ऐसे भरी भरी जाती है, और जैसे ही यहाँ पर आती है तो ये अपने आप जब चेन का खिंचाव पड़ता है तो ये इसको पलट देती है और यहाँ से पानी तो होता हुआ फील्ड पर पहुँच जाता है। व्हील वेयर द बकेट टिल्स, और वो पहिया जहाँ पर बकेट मुड़ती है, एंड गेट एम्प्टीड, और खाली हो जाती है इन द फील्ड टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। द मूविंग चेन देन कैरीज द एम्प्टी बकेट डाउन टू द लेवल, और फिर वो मूविंग चेन जो है उस खाली बकेट को वापस नीचे तक लेकर के जाती है सोर्स तक। दिस प्रोसेस रिपीटेड टू विच द वाटर फ्रॉम स्टीम इज कॉन्टिन्यूसली लिफ्ट अप इनटू द फील्ड, और इस प्रकार से वाटर सोर्स से जो है पानी को लिफ्ट करके खेतों तक पहुंचाया जाता है। अब हमारे पास तीसरा आ गया। एक तो मोट वाला हमने आपको बता दिया था। मोट में आप ध्यान रखें कि एक ही बकेट होता है, उसको व्हील से नीचे उतार करके फिर हाथों से पलटा जाता है। दूसरा जो हमने आपको चेन पुली वाला बताया था, चेन पंप बताया था, वो इस तरह से उसमें कई बकेट्स लगी होती हैं। अब हमारे पास आता है एक ढेकली। अब ढेकली में देखिए क्या आता है, ढेकली इज एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द शैलो वेल, जो कुएं बहुत जिनमें पानी बहुत कम होता है और ज़्यादा गहरे होते हैं, वहाँ पर पानी को लिफ्ट करने के लिए ढेकली का इस्तेमाल किया जाता है बाय यूजिंग अ प्रिंसिपल सिंपल लीवर, सिंपल लीवर के सिद्धांत का इस्तेमाल करके। और ढेकली का मतलब ही होता है लीवर बीम ऑफ वेल, ठीक है। इन ढेकली लॉन्ग वुडन बीम इज सपोर्टेड ओवर फॉग vertical support fixed in the ground near the well in such a way that its longer arm is towards the well and shorter arm away from it. A bucket is tied to the end of longer lever arm with a rope in such a way that it hangs over the mouth of the well. A weight is tied to the end of the shorter lever arm in order to lift water from the well. The end of longer lever arm carrying the bucket is pulled down by the rope. When the bucket is lowered into the well, it gets filled with water. On releasing the rope, the weight attached to the end of the shorter lever arm comes down and lifts the water-filled bucket out of the well. The farmer then gets hold of the bucket, tilts it, and pours out its water into the field. This process is repeated so as to get a large amount of water from the well required for irrigation. देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये एक फॉर्क टाइप का ये लीवर लगा हुआ है। यहाँ पर ये आपके पास एक बड़ा सा डंडा है, इसमें नीचे की साइड में बैक साइड में ये शॉर्टर पार्ट है, यहाँ पर एक वेट है, और इसका ये लॉन्गर पार्ट है। इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक बाल्टी को रस्सी से बांध दिया गया है, और इसके बाद में इसको जो है ना नीचे करके दबा के छोड़ते हैं, पानी में नीचे चली जाती है, ठीक। ये शैलो का मतलब होता है उथला है, यानी ज़्यादा गहरा नहीं है। शैलो का मतलब होता है उथला कुआं, यानी कि इसका मतलब ये ज़्यादा गहरा नहीं होता, वहाँ पर ये काम करती है। तो यहाँ पर इसको नीचे ऐसे खींचा तो ये बाल्टी जो डिप होगी, डिप होने के वजह इसको छोड़ा, इस वेट की वजह से बाल्टी से ऊपर से फट से आ जाती है, और इसको हैंड से पकड़ के किसान जो है ऐसे कुएं के पास बनी हुई नाली में डाल देता है, जो अटैच होती है, खेतों तक जाती है, और इस प्रकार से खेतों की वो मैनुअल सिंचाई कर लेता है, ठीक है। ये तो था आपका ढेकली। तीसरा आता है राहत लीवर सिस्टम। ये देखिए लीवर सिस्टम बना हुआ है आपका। इन द राहत सिस्टम ऑफ इरिगेशन वाटर इज ड्राउन आउट फ्रॉम ए वेल, इसमें भी कुएं से पानी बाहर निकाला जाता है। इन दिस मैथड देयर इज अ लार्ज व्हील फिक्स्ड ऑन द एक्सल अबाउट द माउथ ऑफ द वेल, कुएं के मुहाने पर एक बड़ी सी पहिया बांधा जाता है, और ये इसका एक्सल, इसमें रॉड लगी हुई है, आप देख रहे हैं। ए लॉन्ग बेल्ट विद मैनी स्मॉल मेटल पॉट्स, एक बेल्ट के साथ में छोटे छोटे से धातु के पॉट बांध दिए जाते हैं। पुट ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिग व्हील, इस बड़ी से पहिए के ऊपर की साइड में इसको बांध दिया जाता है। विच कैन मूव ओवर द व्हील व्हेन द व्हील टर्न्स, ये इसके ऊपर ऊपर घूमते हैं जब ये पहिया जो है आपका घूमता है। द लोअर एंड ऑफ द लॉन्ग बेल्ट ऑफ पॉट डिप्स इन द वाटर ऑफ द वेल, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो डब्बा पानी में डूब जाता है। द बिग व्हील इज टर्न बाय यूजिंग अ लीवर सिस्टम ड्राइवन बाय द फॉक्स ऑफ, अब ये देखिए ये बैलों के जोड़े के द्वारा जो है ना इसको खींचा जा रहा है। इसमें ये जो आपका लगा हुआ है, यहाँ से ये आपके पास में एक्सल लगा है, इसके सहारे ये घूमता है, और जैसे जैसे ये घूमता है तो ये पानी खाली कंटेनर नीचे जाता है, भर करके ऊपर आता है, और ऊपर आने के बाद फिर यहाँ पर आकर के ये पलट जाता है।
और यहाँ पर जहाँ पर पानी गिरता है वहीं पर एक नाली बना दी जाती है, और उस नाली को, ये देखिए ये इस तरह से नाली बनी है, ये निकल करके एक और नाली से होते हुए खेतों तक पानी पहुंच जाता है। ये है आपका राहत सिस्टम। उसके बाद में मॉडर्न, ये तो आपके पास ट्रेडिशनल मेथड से, इन ट्रेडिशनल मेथड के बाद में हमारे पास अब आता है आपका मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड के अंदर हमारे पास पंप का हम यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। द ह्यूमन लेबर और कैटल्स आर यूज टू लिफ्ट वाटर इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। जहाँ पर इंसान का इस्तेमाल, लेबर का इस्तेमाल होता था, और जानवरों का इस्तेमाल हम करते थे, मवेशियों का इस्तेमाल करते थे इरिगेशन के लिए, वो तो ट्रेडिशनल मेथड था। सो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर चीपर लेस एफिशिएंट। ये सस्ते तो होते थे लेकिन बहुत कम प्रभावी होते थे। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन नॉट यूज मच दीज डेज, क्योंकि बड़े बड़े खेतों में ट्रेडिशनल मेथड से सिंचाई करने में काफ़ी समय लगता था, और समय लगने के साथ साथ में उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती थी कैटल की या ह्यूमन की, तो उसमें उनको काफ़ी थकान भी हो जाती थी, ठीक है, और इसलिए जो समय काफ़ी लग जाता था, इसलिए जो है ना ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहा। तो मॉडर्न डेज के अंदर क्या हुआ, एक न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जिसको हम बोलते हैं पंप सिस्टम फॉर इरिगेशन। तो पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, कुएं से, पॉन्ड से, लेक से, स्ट्रीम से, रिवर से। दीज पंप्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये पंप या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे, या डीजल इंजन चलते थे, या बायोगैस से, सोलर एनर्जी चलते थे। व्हेन ए पंप इज यूज टू ड्रॉ आउट वाटर, जब पंप का इस्तेमाल किया जाता था पानी को खींचने के लिए फ्रॉम ए नैरो वेल, कुओं से, इट इज कॉल्ड अ ट्यूब वेल, तो उसको ट्यूबवेल कहा गया। नाउअडेज ट्यूबवेल्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली, और आज की तारीख में ट्यूबवेल का बहुत तेजी से इस्तेमाल होने लगा है फॉर लिफ्टिंग अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे के पानी को लिफ्ट करने के लिए, खेती में सिंचाई के लिए। वी विल नाउ डिस्क्राइब सम मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब कुछ आधुनिक तरीकों की, सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में हम देखेंगे। इन विच द वाटर इज पम्प्ड आउट थ्रू ट्यूबवेल्स, जिसमें पानी तो ट्यूबवेल से निकाला जाता है, बट यूज इन सच ए वे दैट इट्स वेस्ट इज प्रिवेंटेड, ताकि उसका वेस्टेज रोका जा सके। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या है, सबसे पहले स्प्रिंकल सिस्टम है, दूसरा ड्रिपिंग सिस्टम। अब स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, इन द स्प्रिंकल सिस्टम ऑफ इरिगेशन ए मेन पाइप इज लेड इन द फील्ड। एक मेन पाइपलाइन फील्ड में लगा दी जाती है। देखिए ये एक व्हाइट कलर की जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, ये मेन पाइपलाइन है, फील्ड में लगी हुई है। इसके ऊपर ही छोटी छोटी सी पाइप्स लगी हैं, अटैच पाइप्स हैं। परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग न्यूजल्स, और इसमें एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर पाइप इस मेन पाइपलाइन जोड़ दी जाती है, जिसके अंदर ये जो होता है, ये घूमने वाला एक नोजल होता है जो चारों तरफ घूमता है। एट द टॉप एट जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल, समान दूरी पर इनको लगा दिया जाता है। व्हेन वाटर फ्रॉम ए ट्यूबवेल इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, और जब ट्यूबवेल से पानी इस मेन पाइप से होकर के जाता है अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, तो पंप की मदद से जब इसमें प्रेशर क्रिएट होता है, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, तो ये प्रेशर की वजह से पानी जो है वो रोटेटिंग नोजल से निकल करके बाहर आ जाता है। दिस वाटर गेट स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप प्लांट्स, और फिर ये पानी जो है इन क्रॉप प्लांट्स में चारों तरफ स्प्रेड होने लग जाता है, एज इफ इट इज रेनिंग, जैसे कि मानो पानी बरसात हो रही हो। द स्प्रिंकल सिस्टम इरिगेशन मोर यूजफुल फॉर द इवन अनइवन लैंड, और ये जहाँ पर ऊंची नीची भूमि होती है वहाँ के लिए सबसे ज्यादा कारगर होता है। ये ध्यान रखना, ऊंची नीची भूमि को अनइवन लैंड बोलते हैं, वहाँ पर काफी कारगर है। वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पर्याप्त पानी उपस्थित नहीं होता। द स्प्रिंकलर सिस्टम इज ऑल्सो यूजफुल फॉर सैंडी ऑयल, और ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो रेतीली मिट्टी के लिए भी बहुत ज्यादा कारगर है। अब ड्रिप सिस्टम क्या होता है, इन द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स, बहुत छोटी छोटी पाइप्स का एक नेटवर्क होता है विद स्मॉल होल्स, में छोटे छोटे से छेद होते हैं इन द फील्ड। व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द नैरो पाइप्स, और जब पानी संकीर्ण पाइप से होकर गुजरता है, इट फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट, तो प्लांट की जड़ों के पास ये बूंद बूंद करके गिरता है। दिस वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल, और ये पानी जो है मिट्टी के द्वारा धीरे धीरे सोख लिया जाता है इन द रूट जोन, उसके जड़ी क्षेत्र में, एंड यूटिलाइज बाय द प्लांट, और प्लांट के द्वारा उसको फिर यूटिलाइज किया जाता है। देयर इज नो रन ऑफ इरिगेशन वाटर, यहाँ पर पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता। ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग, और ड्रिप सिस्टम जो है पानी, खेतों में पानी देने का सबसे अच्छा और कारगर तरीका है, खास करके आपका फ्रूट प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए और गार्डन्स के लिए। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हैज द फॉलोइंग एडवांटेज। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या है वो देखिए।
ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ड्रिप सिस्टम जो होता है वो पौधों को बूंद बूंद करके पानी देता है, इसलिए पानी वेस्ट नहीं होता। दूसरा क्या है, ड्रिप सिस्टम मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर। ये खेती में इरिगेशन के दौरान कम पानी की खपत में भी अच्छी सिंचाई कर देता है। सो ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज वेरी यूजफुल, इसलिए बहुत सारा लाभकारी है, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जहां पर पानी की उपलब्धता बहुत खराब है, यानी कम पानी है। वी विल नॉट डिस्कस द रिमूवल। अब हमारे पास जब इरिगेशन हो गया, हमारे पास पांचवी प्रैक्टिस है किसानों के द्वारा, वो है वीड्स को हम किस तरह से हटाते हैं, खरपतवार को। देखिए ये फसल है, इनके बीच में ये जो अपने आप उग जाने वाली जंगली फसल है, ये क्या करती है, इन फसल की ग्रोथ में अड़चन पैदा करती है। क्यों करती है? क्योंकि इनकी ग्रोथ, ये फसल की जो ग्रोथ है डिपेंड करती है उन मिनरल्स की, उन न्यूट्रिएंट वैल्यूज की जो मिट्टी में होती है, जिसका ये प्लांट्स ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वो ये खरपतवार क्या होती है, वो मिट्टी से ले लेती है। तो जब ये मिट्टी से ले लेती हैं, ये तेजी से डेवलप कर जाती हैं, तो उनको सोख लेने की वजह से इनके लिए उन न्यूट्रिएंट्स वैल्यू की उपलब्धता मिट्टी में कम हो जाती है और इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, when we grow food crops in the field, then in addition to the crop plants, many small unwanted plants also are made to grow in the field naturally। प्राकृतिक रूप से कुछ अनचाहे पौधे जो होते हैं, वनस्पति जो होती हैं, वो आपकी खेतों में उपज जाती है, और ये अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। इन्हीं को हम वीड्स कहते हैं। ठीक है ना। द ग्रोथ ऑफ वीड्स इन द फील्ड्स इज हार्मफुल। क्यों हार्मफुल होती हैं? बिकॉज दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर। एक तो बहुत सारा फर्टिलाइजर जो खेतों में फसल के लिए डालते हैं उसको ले लेती हैं, पानी ले लेती हैं, सनलाइट ले लेती हैं, स्पेस ले लेती हैं, जिसको क्रॉप प्लांट्स के लिए जरूरत होती है, और फसल की उपज को कम कर देती है। एंड लोअर द क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, और ये अनाज की क्वालिटी को भी गिरा देती है। सिंस द प्रेजेंस ऑफ वीड्स इन द फील्ड, चूंकि खेतों में वीड्स की उपस्थिति रिड्यूस कर देती है फसल की उपज को, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू रिमूव देम, इसलिए समय समय पर इन्हें निकालना भी पड़ता है। दो मोस्ट ऑफ द वीड्स गेट अपरूटेड, ज्यादातर खरपतवार तो जड़ से उखड़ जाती हैं ड्यूरिंग द प्लोइंग, हल चलाने के दौरान, बट दे रीअपियर व्हेन द क्रॉप ग्रोथ, लेकिन जैसे ही फसल पैदा होती है ये फिर से पैदा हो जाती हैं। द वीड्स मल्टीप्लाई, और वीड्स बहुत तेजी से बढ़ती हैं, एंड स्प्रेड वेरी फास्ट, और बहुत तेजी से ये बढ़ जाती हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड्स, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में बीज पैदा करती हैं। द टाइप ऑफ वीड्स वेरी फ्रॉम फील्ड टू फील्ड। खेतों के आधार पर ही जो खरपतवार होते हैं उनके प्रकार भी अलग अलग है, फसल टू फसल भी अलग अलग होती हैं, सीजन सीजन में भी अलग अलग होती हैं। तो सम ऑफ द कॉमन वीड्स जो होती हैं वो है गेहूं और चावल की फसल में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और वो हैं वाइल्ड ओट, जिसको हम जवी बोलते हैं, फिर बाद घास होती है, फिर अमरैंथस होती है जिसको हम चौलाई बोलते हैं, और चेनोपोडियम होती है, बथुआ होती है। यानी बथुआ, चौलाई, घास और जवी जो होती है, ये चार प्रकार की ऐसी बीज होती है जो खासकर गेहूं और चावल की फसल में देखने को मिलती है। ठीक है, सिंस वीड्स आर हार्मफुल टू द क्रॉप, अब क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, उनकी उपज के लिए, तो इनको खेत से हटाना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम ए क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, और वीड्स को फसल के खेत से हटाने की प्रक्रिया को ही हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज वीड्स compete with crop plants the water for water। अब वीड क्या करते हैं, जो फसल होती है उनके साथ में जंग शुरू कर देती हैं पानी, न्यूट्रिएंट्स, लाइट और स्पेस को लेकर के, और इसलिए वो क्या करती हैं, फसल की ग्रोथ को नुकसान पहुंचाती हैं। सम वीड्स आर पॉइजनस, कुछ तो खरपतवार होती है वो जहरीली भी होती है इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, जबकि कुछ वीड्स इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, कटाई में हस्तक्षेप करती हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल वीड्स इज, अब वीड्स को हटाने का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है, इससे पहले कि बिफोर दे प्रोड्यूस, कि उन खरपतवार में फूल और बीज पैदा हो उससे पहले उन्हें हटा देना चाहिए। वीडिंग इज डन बाय हैंड, या तो उसे हाथों से हटाया जाता है, या इम्प्लीमेंट लाइक ट्रॉवल, यानी खुरपे के द्वारा हटाया जाता है। खुरपे को ट्रॉवल बोलते हैं हम। वीड्स कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रॉयड, वीड्स को नष्ट भी किया जाता है बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल, एक खास प्रकार का केमिकल डाल के, जिसको हम वीडीसाइड्स बोलते हैं क्रॉप फील्ड में। दस द वेरियस मेथड ऑफ वीडिंग आर एज फॉलोज। अब कौन कौन से तरीके से हम वीडिंग करते हैं, यानी खरपतवार को हटाते हैं। तो पहला है रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट बाय हैंड। सबसे पहला तरीका है हाथ से उखाड़ करके, हाथों से उखाड़ करके इसको हम दूर कर देते हैं। दूसरा हमारे पास होता है रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग अ ट्रॉवल, खुरपे की मदद से भी धीरे धीरे उसको डिग करके खुरपे से उसको जड़ के उखाड़ा जाता है। ये देखिए, ये हाथ से उखाड़ना है और ये खुरपे के द्वारा
ट्रॉबल के द्वारा उखाड़ा जा रहा है और यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है वीडीसाइड को छिड़क कर, ठीक है। Destroying the weeds by spraying special chemical called weedicides. The poisonous chemical which are used to kill weeds in the fields are called weedicides. जो poisonous chemical हम डालते हैं weeds को मारने के लिए उसको हम weedicides कहते हैं। Some of the common weedicides are, अब कुछ common weedicides हैं 2,4-D, MCPA and Betaclor. A solution of the weedicide in water is sprayed. पानी में weedicide का solution बनाते हैं, उसको spray किया जाता है standing crops खड़ी फसल पर इन द फील्ड विद स्प्रेयर, एक स्प्रेयर के द्वारा। द वीडीसाइड किल द वीड्स बट डू नॉट चेंज द मेन क्रॉप, डैमेज द मेन क्रॉप। वीडीसाइड वीड्स को तो मार देता है लेकिन मुख्य फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता। द वीडीसाइड इज स्प्रेड इन द क्रॉप फील्ड्स बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। वीड्स पर, खरपतवार में फूल और बीज आने से पहले ही उस पर छिड़काव किया जाना जरूरी होता है। सिंस वीडीसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल्स, वीडीसाइड क्योंकि जहरीले केमिकल्स होते हैं, देयरफॉर स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पर्सन, इसलिए उसके छिड़काव पर वो छिड़कने वाले व्यक्ति की सेहत पे भी नुकसानदायक होता है। टू हैंडल द वीडीसाइड स्प्रेयर, द वीडीसाइड शुड बी स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स वेरी केयरफुली। खड़ी फसल पे बड़ी सावधानी इसको छिड़कना पड़ता है। ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड द पर्सन शुड कवर हिज नोज एंड माउथ प्रॉपर्ली। मुंह और नाक सही से ढका होना चाहिए कपड़े के द्वारा, ठीक है, ताकि उसे वो इनहेल ना कर सके। तो ये था आपके पास वीडीसाइड का। अब हमारे पास था हार्वेस्टिंग। अब जो 6 आता है आपके पास, वो आता है फसल की कटाई। आपको पता है फसल के पक जाने के बाद में उसको काटा जाता है सॉरी, सिकल के द्वारा, हंसी के द्वारा। द कटिंग एजिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, या फिर हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट्स का भी यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स, और काट लेने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, फसल को पीटना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं, ताकि उसमें से अनाज बाहर निकल सके, ठीक है। थ्रेशिंग का ट्रेडिशनल मेथड होता है द हार्वेस्ट क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। जो फसल को जमीन पर फैला दिया जाता है और उसके बाद में बहुत सारे जानवर जैसे कि आपके बैल हो गए, बफेलोज हो गई, कैमल हो गई, उनको उसके ऊपर चलाया जाता है बार बार। द कैटल फीड क्रश द हार्वेस्ट क्रॉप, वो क्या करती हैं, हार्वेस्ट क्रॉप को क्रश कर देती हैं। ड्यू टू विच द चैफ ब्रेक्स अप, जिससे उसके ऊपर की जो छिलका होता है वो हट जाता है, एंड द ग्रेन कम्स आउट, और अनाज बाहर आ जाता है। ड्यूरिंग थ्रेशिंग द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ द क्रॉप प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस। और थ्रेशिंग के दौरान क्या होता है कि उसकी पत्तियां और उसकी जो स्टेम्स होते हैं छोटे छोटे पीसों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम भूसा कहते हैं, विच इज यूज्ड एज फॉडर फॉर एनिमल्स, और इसे फिर जानवरों के भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज फार्म्स, जहाँ पर खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं, मोटराइज्ड मशीन जिसको हम थ्रेशर कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है थ्रेशिंग के लिए। ये देखिए बना है थ्रेशर। दो द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग ब्रिंग्स आउट ग्रेन्स फ्रॉम द कट एंड ड्राइड क्रॉप प्लांट, कटी और सूखी फसल से अनाज को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही थ्रेशिंग कहलाती है। बट दिस ग्रेन इज मिक्स विद चाफ, लेकिन ये अनाज जो होता है वो चैफ यानी भूसे से कवर्ड होता है ना, विद चैफ और हे से कवर्ड होता है, एंड हैज टू बी क्लीन बाय सेपरेटिंग फ्रॉम चैफ एंड हे, और अनाज को उसमें से अलग करना होता है बिफोर इट कैन बी यूज। दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, और ये इसके लिए हम विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपका चैफ और हे को दाने से अलग करने की क्रिया ही विनोइंग कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चैफ एंड हे विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग, ठीक है। When the grain mix the chaff and hay is made to fall from a height in a blowing wind, बहती हुई हवा के सामने जब ऊंचाई से उसको गिराते हैं, तो क्योंकि चैफ और जो आपका हे होता है वो हल्का होता है, वो हवा के साथ उड़ जाता है, और अनाज थोड़ा भारी होता है, वो सीधे नीचे जमीन पर आकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। ये विनोइंग प्रोसेस होता है। तो और फिर उसको बैग्स में इकट्ठा कर लिया जाता है। कंबाइंस ऑल्सो कॉल्ड, कंबाइन हार्वेस्टर्स होते हैं आजकल, आर यूज। और इसमें क्या होता है, एक कंबाइन इज अ ह्यूज मशीन विच कट्स एंड द स्टैंडिंग रियल क्रॉप्स लाइक व्हीट इन द फील्ड, थ्रेशिंग इट एंड सेपरेट द चाफ फ्रॉम ग्रेन इन वन ऑपरेशन। एक ही बार में वो खड़ी हुई फसल को देखिए ये काट भी रहा है, काटने के बाद में क्या करेगा, भूसे को अलग कर देगा, अनाज को अलग कर देगा। ये सारा काम विनोइंग का, थ्रेशिंग का और हार्वेस्टिंग का, तीनों काम ये मशीन अकेले ही एक ही बार में कर देती है। दिस ग्रेन इज क्लीन एंड बी डायरेक्टली फिल्ड इन गनी बैग, और इसको सीधे ही भरा जा सकता है बैग में। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द मशीन लाइक कंबाइंस, कंबाइन जैसी मशीन को इस्तेमाल करने का जो डिसएडवांटेज है वो ये है, इट रिड्यूसेस द यील्ड ऑफ हे, ये भूसे की
भूसे को नष्ट कर देता है, जो कि जानवरों के भोजन के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज बिकॉज द कंबाइंस कट ओनली द अपर पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप, क्योंकि ये केवल फसल के ऊपर की बॉल को ही काटता है। ठीक है, अनाज की बॉल ही काटता है वो, और नीचे का हिस्से को छोड़ देता है। द स्टब्स ऑफ क्रॉप्स प्लांट लेफ्ट इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स बर्न बाय द फार्मर, और खड़ी हुई जो नीचे की ठूंठ रह जाती है उसको किसान कई बार जला देता है। और बर्निंग ऑफ स्टब्स, और ये जो ठूंठ खड़ी रहती है इसको जला देने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। ये क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है? एक तो ये एयर पॉल्यूशन करता है बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात क्या करता है, ये एक्सीडेंटल फायर को भी क्रिएट कर सकता है खड़ी फसल का, लाइंग इन द फील्ड्स एंड डैमेज इट। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं कटाई के समय पर, जो बहुत सारे राज्यों के अंदर बहुत सारे प्रकार के जो है ना आपके फेस्टिवल्स भी मंगाए जाते हैं हार्वेस्ट सीजन के अंदर, जिसमें एक आपका पोंगल है, बैसाखी है, होली है, नबानिया है, बिहू है। ये सारे के सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं जो कटाई के समय पर मनाए जाते हैं। अब स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, आपको पता है कि अनाज जब कट गया, कटने के बाद फिर उसको इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद में फिर क्या किया जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है। कटी हुई फसल को धूप में सुखाया जाता है जहाँ इकट्ठा करने से पहले, ताकि उसके अंदर से जो नमी की मात्रा है वो हट जाए। इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन्स, फसल से नमी को हटाना बहुत जरूरी होता है ताकि गेहूं जो है वो खराब ना हो। दिस बिकॉज द हायर मॉइस्चर कंटेंट इन फूड ग्रेन्स, उसका कारण ये होता है कि ज्यादा मॉइस्चर जो फूड ग्रेन्स में होता है वो क्या करता है, फंगस को पैदा कर देता है, मोल्ड्स को पैदा कर देता है, जिससे क्या होता है, अनाज जो है वो खराब हो जाता है और फिर खाने लायक नहीं रहता है। ठीक है, द फार्मर स्टोर द ड्राइड फूड ग्रेन एट होम इन मेटल बिन्स, वो मेटल ड्रम्स में उसको जमा कर देता है, ये जूट के बैग्स में, जिसको हम गनी बैग्स बोलते हैं, बोरा। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स, सूखी हुई नीम की पत्तियों को फूड ग्रेन्स को स्टोर करने में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन व्हीट इज स्टोर्ड एट होम इन आयरन ड्रम्स, जब लोहे के ड्रम में इसको स्टोर किया जाता है तो सम ड्राइड नीम लीव्स आर पुट इन इट। ड्राई नीम लीव्स प्रोटेक्ट द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट, कीड़ों से उसकी रक्षा करती है, इंसेक्ट्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म से रक्षा करती है। द गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई बाई ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स और लार्ज स्केल। एफसीआई जो होती है वो किसानों से बड़ी मात्रा में अनाज को खरीद लेती है और बड़े बड़े गोडाउंस में भर देती है। द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इज डन इन 2 वेज, गनी बैग्स में और ग्रेन सेलॉज में कर देते हैं। ये देखिए आपके पास ग्रेन सेलॉज हैं, अनाज के भंडारण हैं बड़े बड़े, और ये आपके गोडाउन्स है। गनी बैग्स को सेल करके अब है हमारे पास फूड फ्रॉम एनिमल्स। दो वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम क्रॉप प्लांट्स, ज़्यादातर आपको पता है कि हम जो भोजन लेते हैं वो प्लांट से लेते हैं। एनिमल से भी हमको फूड मिलता है। द फूड प्रोवाइडेड बाय एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ, और जो हमें जानवरों से भोजन मिलता है वो आपको पता है, वो दूध है, अंडा है, मीट है। ये मुख्य 3 चीज़ें हैं जो हमें जानवरों से मिलती हैं। जो जानवरों से हमें भोजन मिलता है वो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होता है। वास्तव में एनिमल फूड प्रोवाइड सर्टेन प्रोटीन्स, वो हमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी देता है जो कि प्लांट फूड्स में भी प्रेजेंस नहीं होते। मोस्ट ऑफ द फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ फैट। ज़्यादातर फूड जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं उसमें क्या होता है, फैट की बहुत बड़ी मात्रा होती है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। एनिमल फूड हाउएवर कंटेन्स मिनरल्स एंड विटामिन। एनिमल फूड में मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं। द फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स इज मोर एक्सपेंसिव, लेकिन एनिमल्स से मिलने वाला फूड बहुत एक्सपेंसिव होता है देन दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स से मिलने जो फूड मिलता है उसकी तुलना में। द एनिमल्स विच प्रोवाइड अस फूड आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के एनिमल होते हैं जिनसे हमें फूड मिलता है। एक तो है मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, जिसको हम मिल्क गिविंग एनिमल्स भी बोलते हैं, और दूसरा है मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स। तो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स में आपको पता है काऊ है, बेफेलो है, गोट है। ये एक बहुत ही परफेक्ट नेचुरल डाइट होती है। मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स जिसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे बटर है, घी है, कर्ड है, चीज़ है, और हाईली न्यूट्रियस फूड, ये बहुत ही न्यूट्रियस फूड्स होते हैं। और मीट और एग यील्डिंग एनिमल्स जो होते हैं वो हैं आपकी गोट
sheep, fish and poultry. पोल्ट्री के अंदर चिकन, हैन, डक आते हैं. आउट ऑफ दीज एनिमल्स, इन जानवरों में गोट, शीप एंड फिश गिव अस मीट. पोल्ट्री गिव अस मीट और एंड एग दोनों देते हैं. हनी इज अनदर न्यूट्रिशियस फूड. हनी एक और न्यूट्रिशियस फूड है जो हमको एनिमल से मिलता है, और वो हैं आपके इंसेक्ट होती हैं जिन्हें हम बीज कहते हैं, यानी हनी बीज. अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है? जस्ट एज ईच क्रॉप हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट, जैसे कि प्रत्येक फसल की अपनी एक आवश्यकता होती है. जैसे उसको उपयुक्त मिट्टी चाहिए होती है, सिंचाई चाहिए होती है, खाद चाहिए होती है, उर्वरक चाहिए होती है, वीडीसाइड की जरूरत पड़ती है, खरपतवार नाशक. इसी तरीके से प्रत्येक डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी जो जानवर पाले जाते हैं, हैज इट्स ओन नीड्स ऑफ फूड. उनको भी फूड की, शेल्टर की और हेल्थ केयर की जरूरत होती है. द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, एग्रीकल्चर की वो शाखा जो कि फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ और ब्रीडिंग पर काम करती है, खासकर घरेलू जानवरों के लिए, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. उसको ही हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं. तो ध्यान रखना, एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. द वेरियस प्रैक्टिसेस नेसेसरी फॉर रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पसेस, जानवरों को भोजन के लिए, उनमें विकास करने के लिए हमें विभिन्न निम्न चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. पहला है आपका प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को भोजन सही मात्रा में, सही तरह से दिया जाए. प्रॉपर शेल्टर फॉर एनिमल्स, उनके रहने की व्यवस्था सही हो. प्रिवेंशन एंड क्योर फॉर एनिमल डिजीज, जानवरों को होने वाली बीमारी से उनकी सुरक्षा की जाए. प्रॉपर ब्रीडिंग फॉर एनिमल्स, और उनकी नस्ल को बनाए रखा जाए, उसमें सुधार किया जाए. मिल्क गिविंग एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज आर रेयर्ड ऑन स्मॉल स्केल इन रूरल होम्स. गाँव में स्मॉल स्केल पर गाय और भैंसों को पाला जाता है. लार्ज स्केल में दे आर रेयर्ड इन बिग डेयरी फार्म्स, बड़े बड़े डेयरी फार्म में इनका पालन पोषण किया जाता है. फिश एज ए फूड, उसके बाद हमारे पास जानवरों से मिलने वाले भोजन में फिश भी एक फूड की तरह है. फिश इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनिमल फूड होती है. मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, बहुत सारे लोग जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, वो फिश को एक मुख्य भोजन के रूप में शामिल करते हैं. प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होती है फिश. हाँ, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाने वाला भोजन है. फिश लिवर ऑयल इज रिच इन विटामिन ए. फिश लिवर ऑयल जो होता है विटामिन ए में और विटामिन डी में बहुत रिच होता है. इसको हम कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं. मार्केट में अवेलेबल भी है ये कैप्सूल फॉर्म में. ये विटामिन ए और विटामिन डी में पूरी तरीके से रिच होता है. तो ये था हमारा आज का लेसन क्रॉप प्रोडक्शन का, और इसके साथ ही अब ये क्रॉप प्रोडक्शन का लेसन आज हमारा पूरा हुआ. अब आप लोगों को क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज दी जाएंगी करने के लिए. इससे पहले आप इस लेसन को एक या दो बार बहुत अच्छे से देख लें, ताकि आपको इस समझ में आ जाए. कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के देखें, या मुझे पर्सनल आप कॉल कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपका रोक रहा हूँ, और आपको कल जो है क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, उन्हें आप कर लीजिएगा. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.